दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इधर हम कई दिनों से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हम क्लास 6 का साइंस पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक, क्लास 6 का साइंस हम पढ़ना शुरू किए हैं। इसमें हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, पहला चैप्टर भोजन, ठीक है, भोजन के घटक, वस्त्र, ठीक, और वस्तुओं का समूह। ठीक है, इतने चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। अब अगला आता है चैप्टर 5, यानी कि लेसन 5 है पदार्थों का पृथक्करण। कि जो पदार्थ हैं, पदार्थों का हम पृथक्करण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अभी तक तो हम वस्तुओं के बारे में पढ़े कि वस्तुओं को हम किस प्रकार से अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। अब पढ़ेंगे कि हम पदार्थों को किस प्रकार से अलग अलग हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे दैनिक जीवन में, चलिए देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी के द्वारा उसको हम छान कर पृथक करते हैं, है ना। देखिए हमारे जीवन में हम बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते होंगे जिनमें हम पदार्थों के किसी भी मिश्रण, कोई भी पदार्थ हम बनाते हैं तो उसमें जो मिश्रण होता है उसको हम क्या करते हैं, छान कर, बीन कर या किसी भी प्रकार से हम उसको अलग करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है चाय। चाय को क्या किया जाता है, चाय जब बनाया जाता है तो उसमें चाय की पत्ती डाली जाती है। तो क्या किया जाता है, छन्नी की सहायता से चाय में से चाय की पत्ती को अलग करके और चाय अलग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आगे है, देखिए यहाँ पर और भी दिया गया है फसल। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जब फसल कट जाता है तो क्या करते हैं, अनाज को हम भूसे से अलग करते हैं और अनाज सुरक्षित हम घरों में रखते हैं और भूसे को हम अलग रखते हैं जानवरों के लिए, है ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। और क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, दूध या दही से अगर मुझे क्या करना है, मक्खन निकालना है तो गांव घरों में भी देखते रहे होंगे कि क्या किया जाता है, दूध को पका करके जमा करके और फिर जब उसका दही बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है ताकि घी ऊपर निकल आए, मक्खन के रूप में ऊपर घी निकल आता है और फिर उससे हम घी बनाते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को अलग करते हैं। ठीक है, बीजों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया और पोहा भी खाया होगा। ठीक है, नमकीन, दलिया और पोहा भी खाया होगा। यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें क्या करते हैं, आप सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देते हैं, है ना। दलिया, पोहा या कोई भी सामान, सब्जी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आपको मिर्च दिखाई पड़ रहा है, मिर्च यानी मिर्चा, ठीक, तो अगर आप उसको नहीं खाना है या आप तीखा नहीं खा पाते हैं तो क्या करते हैं, उसको अलग करके आप बाहर निकाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया। ठीक, आप कल्पना करिए कि एक टोकरी है, टोकरी में क्या है, फल हैं, फल में आम, अमरूद भरे हुए हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक प्रकार के फल को उठा करके किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे और जो दूसरा फल है वो मेरा अलग हो जाएगा। यानी कि अगर एक टोकरी में आम और अमरूद हैं, अगर इन्हें अलग अलग करना हो तो क्या करेंगे, हम आम को छांट करके एक अलग बर्तन में रख लेंगे, इससे मेरा आम और अमरूद अलग अलग हो जाएगा। यानी कि ये बांट करके, ठीक है, छांट बांट करके इसको हम अलग रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। देखिए ऊपर मथानी लगा हुआ है और यहाँ पर दूध या दही को क्या किया जाता है, मथा जाता है, जिससे मक्खन ऊपर निकल आता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो पृथक करने के लिए क्या करना होगा। ठीक, देखिए आम और अमरूद जो फल हैं ये क्या है, बड़े बड़े फल हैं, है ना। तो इन्हें मैंने क्या किया, हाथ से छाड़ करके इसको हम अलग रख दिए। लेकिन यही आप सोचिए कि कोई छोटा, ठीक है, कोई छोटी वस्तु हो, कोई छोटी चीज़ हो, जैसे कि अनाज हो गया या और भी उससे भी बारीक चीज़ हो गई, उसको हमें छांट करके अलग करना हो तब कैसे अलग करेंगे। यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव लगता
है। देखिए, यदि आपको रेत और नमक, ठीक है, रेत में नमक मिला करके दे दिया जाए दोनों का मिश्रण, आपको कहा जाए कि आप रेत के कण को अलग करिए और नमक को अलग करिए, तो आप उसको हाथ से बीन करके अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें, परंतु पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, ठीक। हम ऐसे पृथक को क्यों, हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, क्यों करने की आवश्यकता हमें पड़ रही है। अगला क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पर, ठीक। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है, ठीक है। इसमें नीचे कॉलम दिया गया है ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर चीज़ें अव्यवस्थित रूप से हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, यहाँ पर ये देखिए दिया गया है। पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर है चावल से पत्थरों को पृथक करना। जब फसल तैयार होता है ना, धान, और फिर धान से वो चावल बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि धान हो गया या फिर छोटे छोटे कंकड़ हो गए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बीन करके अलग करते हैं। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। जो भी ठोस अवयव रहता है, यानी कि अगर धान है या छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बाकी चावल को हम सुरक्षित रख लेते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, मक्खन जब प्राप्त करते हैं, दूध या दही को मथते हैं। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, जो अनुपयोगी, जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, उन अवयवों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। और जब हम क्या करते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, ठीक, या फिर दूध दही का मंथन करते हैं, तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ मिलती हैं क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। चाय की पत्तियाँ पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। ये जो चाय की पत्ती होती है बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, छानकर अलग कर देते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इसमें हम दोनों अवयवों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृत अवयवों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया था, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारणी। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। प्रक्रम का उसके उद्देश्य अथवा तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से आप मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको मिलान करने के लिए कि आप इसमें में से क्या, कौन सा किसके लिए सही है, ठीक। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भी पदार्थ का उपयोग करना है, तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि कोई ऐसी हानिकारक या मिश्रित पदार्थ तो नहीं है। अगर वो हानिकारक पदार्थ है तो उसको हम छांट कर, बीन कर या किसी भी तरीके से उसको हम अलग निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और क्या करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी पदार्थ उपयोगी है, तो भी हम छांट करके उसको अलग कर लेते हैं, ठीक। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। जो हम पृथक करते हैं पदार्थ, उनके कणों के आमाप और द्रव्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक। जो पदार्थ होते हैं उनकी कितनी अवस्थाओं में हो सकती है, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है, ठीक है। हम मान लो कि 2 ऐसे पदार्थ ले लिया गया जिनके गुणधर्म अलग अलग हैं, ठोस और द्रव को, तो उनको हम किस प्रकार से अलग करेंगे। केवल द्रव है तो उसको किस प्रकार से अलग करेंगे, ठीक है। और या फिर ठोस गैस है तो हम उसको किस प्रकार से अलग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया गया है पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी किया होगा। देखिए इसमें
पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का हम उल्लेख करेंगे, जो कि हम इसका प्रयोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी करते होंगे। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ देखते हैं कि क्या क्या हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब होता है हाथ से बीन करके चीज़ों को अलग करना। दुकान से खरीदे गए अनाज का पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? ठीक है, आप कोई भी अनाज लाइए, ठीक है, और उसको क्या करिए, अनाज को ला करके उसको अपने पास में रखिए, तो उसमें क्या देखते हैं कि क्या केवल एक ही प्रकार का अन्न है? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी या फिर टूटे हुए अन्न कण या अन्य खाद्य पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं? अन्न खाद्य के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कणों को क्या करिए, अलग करिए। ठीक, अगर कोई भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अन्न के कण के सिवाय कि और भी अन्य ढेर सारे पदार्थ हैं, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए या फिर अन्न खाद्य के कण हो गए, ठीक है, या फिर भूसी वगैरह हो गए, तो उसको क्या करिए, हाथ से बीन करके अलग करिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। हस्तचयन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अनाज वगैरह हो गया, ठीक है, चावल, दाल, गेहूं, तो इसमें उसे क्या करते हैं, जो भी बड़े बड़े पदार्थ हो गए या फिर छोटे मोटे पदार्थ जो हमारे हाथों से, जो हमारे आँखों से दिखाई दे रहे हैं, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, बीन करके अलग कर देते हैं। ठीक, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा नाम मात्र ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, तो उसको हम बहुत ही आसानी से कुछ ही समय में अलग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि भी हमें लगता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हस्तचयन द्वारा पदार्थ को हम पृथक करके बहुत ही आसानी तरीके से हम उस खाद्य पदार्थ को अलग सुरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं थ्रेशिंग। क्या है थ्रेशिंग? अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों यानी कि सूखी पौधों के गट्ठर आपने देखे होंगे। ठीक, लगभग में थ्रेशिंग सभी लोग जानते होंगे जो भी किसान फैमिली से या गांव से बिलोंग करते होंगे। ठीक, जब खेतों में फसलें तैयार हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, फसलों को काट करके गट्ठर के रूप में बांध लिया जाता है। ठीक, गट्ठर में बांधने के बाद में फिर क्या करते हैं, देखिए, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले क्या करते हैं, धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ, ठीक, सरसों वगैरह हो गए, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी डंडियाँ होती हैं, उस पर अनाज के जो कण होते हैं वो लगे हुए होते हैं। ठीक, तो उसको हम थ्रेशर की सहायता से उसको हम भूसा अलग कर लेते हैं और अनाज अलग कर लेते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। जब सैकड़ों गट्ठर हैं तो एक सूखे डंडे में अगर क्या नाम है 100 कण होंगे तो बहुत ढेर सारे कण हो गए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसान अन्य कणों को सूखे पत्थर, जो सूखे पौधे होते हैं इतने ढेर सारे खेत में लगे हुए होते हैं, उन पौधों से अनाज को कैसे अलग करता है? आम तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। देखिए, आम और अमरूद जो होते हैं ये पेड़ों पर लगे हुए होते हैं, तो इनकी हम गिनती भी कर सकते हैं, है ना। ये कुछ ही लगे हुए होते हैं, हम 1-2 दिन में उसको तोड़ करके ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो अन्न होता है, अन्न को हम तोड़ करके नहीं ख़त्म कर सकते हैं। परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना बहुत ही असंभव है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। जो सूखे पौधे होते हैं ना, उनकी डंडियों से अन्न कण या अनाज को हम जो अलग करते हैं उस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों की डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थ्रेशिंग, पहले के समय में क्या था, ज़्यादातर काम
जानवरों से ही किया जाता था, यानी कि बैल से हल चलाना या फिर थ्रेशिंग का काम करना, ये सब पुराने ज़माने में पहले किया जाता था। लेकिन अब आज के समय में जब ये मशीनों का युग हो गया है तो ज़्यादातर मशीनों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि थ्रेशिंग मशीन की सहायता से हम अनाज को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए थ्रेशिंग किया जा रहा है। ये तो पहले की फ़ोटो दिखाई गई है जो कि ये हाथ से पीट करके अलग किया जाता है, ठीक। और अब तो आजकल मशीनों की सहायता से थ्रेशिंग किया जाता है ना। लगभग में सभी लोग थ्रेशर देखे भी होंगे। देखिए इसमें निष्पावन क्या है, निष्पावन ये क्या है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। कोई भी सूखा रेत, लकड़ी के बुरादे या सूखी पत्तियों के पाउडर का आप एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी भी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान है? जो दोनों अवयव हैं क्या उनके जो माप है वो समान है? क्या हस्तचयन द्वारा हम इन अवयवों को अलग कर सकते हैं? क्या हम हस्तचयन के द्वारा इन अवयवों को अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़ करके गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है अगर उसमें जो पत्ती होता है या सूखी पत्तियों का पाउडर होता है या रेत होता है तो उसको जब हम किसी भी चीज़ में रख करके, समाचार पत्र या प्लेट में रख करके जब ऊपर से हम छोड़ते हैं तो जब हवा लगता है तो हवा के द्वारा जो पत्तियां होती हैं उड़ करके अलग हो जाती हैं और रेत गिर करके वो अपना इकट्ठा गिरकर एकत्रित हो जाता है, ठीक। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। इसे गांव घरों में भी अक्सर किया जाता है ना। उसको लेकर के ऐसे क्या किया जाता है, ऊपर जिसे ओसाना भी कहते हैं, है ना, चीज़ों को उस ऊपर से छोड़ा जाता है ताकि पत्तियां वगैरह जो हो वो उड़ करके अलग हो जाएं और चीज़ें अलग हो जाएं। निष्पावन का एक उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। किसान भी इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किसान को ही ज़रूरत पड़ती है इसका प्रयोग करने के लिए, क्योंकि जो अन्न कण होते हैं उसमें अगर भूसा है या फिर भूसे में छोटे मोटे अन्न कण भरे हुए हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं तो भूसा उड़ करके अलग हो जाता है और अन्न कण अलग हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। निष्पावन ये औरत यहाँ पर खड़ी कर रही है। देखिए अनाज यहाँ पर अलग हो जाता है ना, भूसा और या फिर पत्तियां वगैरह उड़ करके अलग हो जाती हैं, है ना। ये देखिए हवा की दिशा में उड़ करके वो अलग हो जाता है। सूप के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर के निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ही बहुत ढेर सारे एकत्रित हो जाते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कार्यों में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जानते हैं कि भूसा वगैरह क्या होता है, घास भूसा ये सब जानवर खाते हैं तो उसको हम जानवरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अनाज हम अपने लिए एकत्रित कर सकते हैं। अगला आता है चालन। चालन क्या है तो इसमें देखते हैं। देखिए कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और हमें इसमें उपस्थित चोकर या अन्य अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं। जैसे गांव घरों में देखते होंगे ना, जब मम्मी को खाना बनाना होता है तो क्या करती हैं, आटा लाती हैं और फिर चलने लाती हैं। चलने से आटे को क्या करती हैं, छान करके अलग करती हैं ताकि अगर उसमें बहुत ही महीन अगर कोई छोटे कण हो, ठीक, तो वो भी अलग हो जाए और जो उसमें चोकर निकलता है, यानी कि हो सकता है अनाज का कोई दाना रह गया हो, ठीक है, या चोकर वगैरह, तो वो छन करके अलग हो जाएं।
इसके लिए हमें छलनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं और फिर छान करके उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया भी गया है, आप चित्र में देख सकते हैं चालन के द्वारा। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती हैं और फिर उसको हम अलग निकाल सकते हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां और भूसा जो निष्पासन और थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको दूर किया जाता है। जब गेहूं जाया जाता है ना आटे की मिल पर पिसाने के लिए, तो किया गया था जो यहाँ पर अभी मैंने ऊपर बताया है कि निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद में जो गेहूं बचता है उसको हम गेहूं पिसा करके आटा बनवा देते हैं, है ना। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर भी देखे होंगे। क्या करने के लिए? रेत से कंकड़ तथा पत्थर को अलग करने के लिए। भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चालन का उपयोग। ये देखिए यहाँ पर चालन का प्रयोग करते हुए चित्र में दिखाया गया है। चालन द्वारा कंकड़ और पत्थरों को रेत से पृथक किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करिए। चालन द्वारा क्या करिए? आटे से जो भी अशुद्धि है उसको आप अलग करिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। आप आटे को लाइए, उसको छान करके अलग करिए चलनी के द्वारा, है ना, और फिर उसमें चाक का पाउडर मिला दीजिए। अब देखिए कि क्या आप चालनी के द्वारा वो दोनों आप अलग कर पा रहे हैं, चाक के पाउडर को और आटे को। चालन विधि का प्रयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी मापों में अंतर होता है उन्हीं को हम सिर्फ पृथक कर सकते हैं, जिनका आकार बहुत ही महीन हो एक पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का आकार थोड़ा सा बड़ा हो। सिर्फ हम उन्हीं पदार्थों को अलग कर सकते हैं, उसी मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं जिससे वो पदार्थ अलग हो सकते हैं। आगे है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। देखिए ये क्या होते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों का निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना बहुत ही संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण आदि अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। आप सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? जैसे घरों में खाना बनाया जाता है ना, तो चावल या दाल बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम धुलते हैं। धुलने में क्या होता है, अगर उसमें कोई भी धूल के कण वगैरह लगे हुए हैं तो उससे वो आसानी से पानी के द्वारा वो साफ हो जाता है। अब देखिए अगर उसमें ढेर सारे मिट्टी को लगा करके फिर धुलिए तो आप देखेंगे कि चावल क्या होता है, चावल और मिट्टी उसमें धूल के कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जब आप पानी डालेंगे ना तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये अशुद्धियां क्या होती हैं, जल में चली जाती हैं। चावल या धूल, इसमें बताइए कि जो बर्तन है, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल डूबेगा या फिर धूल डूबेगा? क्यों, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करने पर, ठीक, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को हम बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे जब भी चावल या दाल धुला जाता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, थाली या किसी भी बर्तन में धुलती हैं तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं और टेढ़ा करके पानी को अलग कर देते हैं और अनाज को अलग कर लेते हैं, है ना, और फिर इसको चावल और दाल डाल करके बढ़िया से भोजन पकाया जाता है ना। तो जब मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो मिला होता है वो तली में बैठ जाता है और फिर हम उसको पानी के द्वारा अलग करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। ठीक, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। जो भी अवसादित मिश्रण मिला हुआ है उसको हम बिना हिलाए जब जल को मिट्टी सहित अलग उड़ेल करके कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रण का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते
हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। देखिए किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन और निस्तारण द्वारा पृथक करना, ये है अवसादन, जो कि पानी के द्वारा यहाँ पर मिट्टी एवं जल का मिश्रण हो गया है, और यहाँ पर निस्तारण यानी कि इसको हम लोग अलग कर रहे हैं। ठीक, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है ना, पिछले चैप्टर में, कि तेल और जल को एक में मिला दिया जाए तो क्या होता है, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, है ना। पिछले चैप्टर में हम पढ़े भी हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तो अगर जल में तेल मिल गया, तेल में जल मिल गया है, तो उसको हम निस्तारण विधि से अलग कर सकते हैं। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं, और इसके बाद जो ऊपरी परत बनाता है उससे हम निस्तारण के द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? जब चाय बन जाता है तो चाय में से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या करते हैं। ठीक है, अक्सर आप छलनी या फिर छन्नी का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप लोग क्या करते हैं? छन्नी का प्रयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी दिखाई दे रही हैं? अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? ठीक है, जब आप लोग क्या करते हैं, चाय को छन्नी के द्वारा छानकर अलग करते हैं तो क्या होता है, उस छन्नी में उसकी सारी पत्तियां छन्नी में ही रह जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्संदन कहलाती है, यानी कि फिल्टर करना कहलाती है। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्संदन में से कौन सी विधि अच्छी है? अब आप ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर हम चाय में से चाय की पत्ती को अलग करते हैं तो उसमें से निस्संदन सही है या फिर निस्तारण सही है? इनमें से कौन सा विधि अच्छा है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित में जल मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है, तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया वो जल भी गंदा होता है, पंकिल हो जाता है। ठीक है, विशेषकर बरसात के बाद, है ना। यानी कि हर समय जल तो उपलब्ध रहता है, लेकिन हर समय पीने वाला जल आपको उपलब्ध नहीं मिलता है ना। जैसे कि नदी नालों का जल पीने लायक नहीं होता है। तालाब और नदी में एकत्रित किया गया जल पंकिल यानी कि कीचड़ युक्त होता है, जो कि बरसात के बाद खासकर ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश वगैरह होता है तो कीचड़ उसमें जम जाता है। आइए अब हम ये देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियों को भी दूर कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी विधि है। तो यहाँ पर आगे है क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का जल पंकिल जल लीजिए। तालाब या नदी का ऐसा जल लीजिए जिसमें थोड़े बहुत कीचड़ हो। ठीक है, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। अगर आपको वहाँ से जल नहीं मिल रहा है तो स्वच्छ पानी में क्या करिए, थोड़ा सा मिट्टी मिला दीजिए। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण करिए और अपने परीक्षण को लिखिए। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शांत उसे छोड़ दीजिए और उसके बाद में फिर उसको देख करके विचार करिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तो आप देखेंगे तो गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है ना। लेकिन क्यों बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? और ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करिए। इस गिलास के ऊपर के जल को आप क्या करिए, दूसरे गिलास में उड़ेल लीजिए। ठीक, अब इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? ये प्रक्रम बताइए कि क्या कहलाएगा। जो जल हम दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे, क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? यानी कि क्या अब भी दूसरे गिलास का जल उसी तरीके से है? अब इसका निस्संदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बने हुए तांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र और रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदक के रूप में किया जा सकता है।
अगर आप छन्नी से छानेंगे, है ना, तो जो धूल के कण जो थोड़ा बड़े बड़े होंगे वही केवल छनेंगे, बाकी वो वैसे ही पंक्तियुक्त यानी कि वैसे ही पीले रंग का आपको जल दिखाई देगा। अब उससे बिल्कुल मत करिए, क्या करिए, कपड़ा का टुकड़ा लीजिए और उससे उस जल को छानिए। यदि जल अब भी गंदला है यानी कि गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। अब आप क्या करिए, अगर उससे भी उसमें गंदा लग रहा है जल तो फिल्टर पेपर से उसको छानिए। फिल्टर पेपर आप लोग देखे भी होंगे, जो आरओ वगैरह लगा होता है ना, उसमें क्या होता है, जल छान करके बाहर आता है जो हमारे लिए शुद्ध होता है पीने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, नीचे चित्र में भी आपको दिखाया गया है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेला जाता है। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको फिल्टर पेपर का प्रयोग करना है, जो कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इसको शंकु के आकार क्या करते हैं, मोड़ करके कोना बना लेते हैं और फिर हम फिल्टर पेपर के उपयोग से यहाँ पर निस्यंदन करते हैं। उस पर जल डालते हैं और बूंद 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 करके वो नीचे स्वच्छ जल निकल करके आ जाता है ना। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं, साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। फल या सब्जी का जब हम रस बनाते हैं, कोई भी फल हो गया, ठीक, तो जब उसका हम रस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बीज को हम अलग करते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग करके घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। ठीक, निस्यंदन विधि का प्रयोग करके हम घर पर पनीर भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। घर पर भी जब पनीर बनाते हैं तो क्या होता है, दूध को उबालने से पहले उसमें हल्का नींबू का रस डाल दिया जाता है ताकि दूध फट जाए, और फटने के बाद में क्या होता है, उसको हम छान करके अलग कर लेते हैं, जो उसमें पानी वगैरह होता है अलग हो जाता है, और पनीर को हम अलग उसको करते हैं ताकि वो पनीर बढ़िया रेडी हो जाए बनाने के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, क्रियाकलाप 6। ये जो है वाष्पन। अब कौन सी विधि आ गई, वाष्पन आ गई। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह से हिलाइए। क्या करिए, एक बीकर या फिर एक किसी भी बर्तन में जल लीजिए थोड़ा सा और उसमें नमक लेकर के उसको आप मिलाइए। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देख पाते हैं? जब आप उसमें पूर्ण रूप से हिला करके मिला देते हैं तो फिर उसमें कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। नमक के जल से भरे बीकर को क्या करिए, गर्म करिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए और बीकर में क्या बचता है उसको आप तब तक गर्म करिए जब तक कि उसका सारा पानी भाप बन करके उड़ नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। इसमें नमक है और पानी मिला हुआ है, ठीक है, उसको गर्म करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें क्या समझ में आता है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण को क्या किया है, हमने मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि अपनाया है। कौन सा विधि, वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। ठीक, जब जल को हम लोग वाष्प यानी भाप के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? आपने कभी सोचा कि जो नमक है ये आता कहाँ से है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी होता है। ठीक, जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। ठीक,
और इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके हम लोग क्या बनाते हैं, साधारण नमक बनाते हैं। ये बताइए कि साधारण नमक का जो है वो सूत्र क्या होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ठीक, देखिए आप लोगों ने क्या अभी सोचा है कि जो नमक है ये आता कहाँ से है। जो समुद्र होता है, समुद्र का जो जल होता है वो क्षारीय होता है ना, उसमें बहुत ढेर सारे लवण मिले हुए होते हैं और समुद्र से ही नमक को बनाया जाता है। तो समुद्र के जो जल होते हैं उनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में भर करके छोड़ दिया जाता है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है और कुछ समय के बाद जब सारा पानी वाष्पित हो जाता है तो जो ठोस बचा रह जाता है उसको, उस लवण को अलग हम करते हैं और उसको शोध के द्वारा साधारण नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना इसी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करना। ठीक है, जो पृथक्करण होता है इसकी एक से अधिक विधियों का उपयोग करना। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अभी पढ़ा है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक, कोई भी मिश्रण होता है उसको अगर हमें अलग करना है उसके अवयवों को तो सिर्फ एक ही विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें कई विधियों की भी आवश्यकता होती है। हमने रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि द्वारा पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी क्योंकि रेत और नमक एक जैसे ही होते हैं, उनका आकार एक जैसा ही होता है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन प्रयोग करते हैं, है ना, निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में इस मिश्रण में था। जो रेत और नमक है इनका मिश्रण हमें अलग करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसके मिश्रण को लेंगे और जल में मिला करके काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो रेत है वो तो उस बर्तन की तली पर बैठ गया है और जल तो है ही, लेकिन जो नमक है वो क्या हुआ है, जल में पूर्ण रूप से विलीय हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें आगे कुछ और भी प्रयोग है। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को क्या करिए, गर्म करिए। अब आप केतली की टोटी से भाप निकलते हुए देख सकते हैं। अब क्या करिए, उस द्रव को लीजिए और किसी बर्तन में रख करके गर्म करिए। तो गर्म करने के बाद क्या देखेंगे, जो जल होगा वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा और उसकी तली पर आपको नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर चित्र में वाष्पन और संघनन ये दिखाया गया है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप बदलने दीजिए। केतली की जितनी भी पानी है उन सबको भाप में बदल जाने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई, प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है और जब भी आप प्लेट सामने लाएंगे तो संघनित होकर के जो भाप होगा क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला ये जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से वाष्प और फिर वाष्प से द्रव अवस्था में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आप उबालते हैं उस पर क्या है, उस पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को आप देखा है क्या आपने। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे कुछ छूट जाता है। जब सारा जल भाप बन जाता है तो क्या होता है, केतली में कुछ छूट जाता है।
इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन संघनन की विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक मैंने अलग किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि के द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने ये पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की पुनः प्राप्ति कर पाई है, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। ठीक है, अब वो खुद सोच रही है कि मैंने तो आधा पैकेट नमक मिलाया था, ठीक है, लेकिन उसका मुझे थोड़ा सा ही भाग प्राप्त हुआ है, मुझसे कहाँ पर ऐसी गलती हुई है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? जैसे कि अध्याय 4 में हमने कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हुए देखा था कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ जल में घुलकर विलयन बन सकते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? यदि हम जल की मात्रा निश्चित ही रखें, यानी कि थोड़ा बहुत ही रखें, उसके बाद में पदार्थ हम उसमें मिलाते जाएं, उसकी संख्या को हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि पूरी तरह से उसमें मिल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित यानी कि उसमें मिलाइए और इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक आप मिलाते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलीन नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। देखिए, जब आप पानी लिमिट में ही ले रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसमें क्या करिए, नमक खूब ढेर सारा मिलाते जाइए, 1 चम्मच 2 चम्मच 10 चम्मच मिलाते जाइए, तो क्या होगा, एक समय बाद देखेंगे कि कुछ नमक जो है वो मिलना बंद हो जाएगा और वो यहाँ पर तली पर बैठा हुआ नजर आपको आएगा। ठीक, अब ये विलयन जो है वो क्या है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ये जो विलयन है ये संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है मिलाते हुए। ठीक है, यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में नमक को मिलाया था। ठीक है, अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलीन नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। ठीक, वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी, लेकिन उसने बहुत ही कम मात्रा में ही लिया था। ठीक है, जिसके द्वारा उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कल्पना करिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? कल्पना करिए। चलिए आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया है, बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें नमक ना घुल सके। एक बीकर लीजिए, उसमें जल लीजिए और तब तक नमक को मिलाइए जब तक वो उसमें घुल ना जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब ये घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? देखिए, आप संतृप्त विलयन लीजिए और इसमें कम मात्रा में नमक मिलाइए और इस क्या करिए, इसे गर्म करिए। गर्म करने पर आप क्या देखते हैं कि जो बीकर की तली पर नमक बैठा हुआ था वो क्या हुआ है, धीरे धीरे गल चुका है। क्या अब ये घुल गया है? वो पूरा घुल गया है। यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और भी अधिक हम नमक घोल सकते हैं। फिर क्या करें, उस विलयन को हम गर्म करते जाएं और उसमें हम और भी ढेर सारे नमक को नमक को मिला सकते हैं और भी ज़्यादा नमक को।
इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। फिर वो क्या करिए, जब गर्म विलयन है उसको ठंडा हो जाने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? ये क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलीय पदार्थों की समान मात्रा घोली है? आइए पता लगाते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो आपको पूरा नमक अच्छे से दिखाई देगा कि देखिए मैंने जितना नमक घोला था सब मुझे मिल गया है। और ये क्रियाकलाप हमें ये बताता है कि गर्म करके हम नमक की और भी ज़्यादा मात्रा उसमें घोल सकते हैं। अगला क्रियाकलाप क्या है? 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है पदार्थ और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक, नमक और चीनी। 1 गिलास और 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित करिए, यानी कि तब तक इसको अच्छे से मिलाइए जब तक कि वो घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है वो वहाँ पर आप लिखिए कि कितने चम्मच इसमें नमक मिलाए हैं, ठीक है। अब क्या करिए, इसी क्रियाकलाप में चीनी को भी दोहराइए। उसी प्रकार से चीनी की मात्रा को भी दोहराते जाइए। आप इसको जल में विलीय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। 5.5.2 में से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इस सारणी से आपको क्या जानकारी मिल सकती है? क्या आपने ये पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपने नमक को मिलाया था पानी में उतना ज़्यादा आप चीनी को नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उतने ज़्यादा आप बालू को भी नहीं मिला सकते हैं। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्ययन में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। ये जितने भी ढेर सारी विधियों का हमने अभी प्रयोग किया और पढ़ा, उन सारी विधियों का प्रयोग हम प्रयोगशालाओं में भी कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो ये क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक। यदि हमने किसी पदार्थ को जल में घोला है और उससे ज़्यादा अब नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से संतृप्त विलयन बन चुका है। ये देखिए यहाँ पर कुछ शब्द, मंथन मैंने बता दिया है क्या है, संघनन भी बता दिया, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन। संतृप्त विलयन क्या है अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया है। अवसादन क्या है, चालन क्या है, विलयन क्या है, थ्रेशिंग और निष्पादन, ये सारी विधियों को मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक, कि क्या होते हैं। हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण के कणों की आमाप का अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक। द्रव तथा ऊष्मीय अवलीय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के द्वारा का उपयोग करके अलग कर सकते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में कर सकते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके वो पदार्थ क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलीय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं उनकी विभिन्न मात्राओं को अलग अलग प्रकार से घोल सकता है। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? आपको एग्जाम्पल बताना। निष्पादन मैंने बता दिया क्या है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसियम दल को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, यह भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे नीचे एक चित्र बना हुआ है, इसको हम अवलोकित करते हैं क्या है। देखिए, निष्पादन करने वाले गुस्ताव कोरवेट की एक पेंटिंग है मुसी डे बीएस आर्ट्स नान्ते फ्रांस के सौजन्य से, ठीक है। ये एक पेंटिंग है निष्पादन जो कि किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक ही औरत है जो कि क्या कर रही है? उछा रही है,
है ना। और यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है, जो कि ये औरत बैठी हुई है जो कि अनाजों को बीन करके अलग कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है, उसमें भी ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। दरअसल में ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने से ही चलती आ रही हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आता है, ठीक, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। हमारा चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।